हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर पूनम कुमावत और इस क्विज में मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइटोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। और सेल जो है हमारी जितने भी लिविंग्स हैं, या ह्यूमन बॉडी की बात करें या जितने भी अर्थ पे लिविंग्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। सेल के आउटर मेम्ब्रेन से लेके प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, आउटर लेयर से लेके इंटरनल जो कंपार्टमेंट है, इंटरनल जो सेल ऑर्गेनेलीज है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम है, हर एक पॉइंट से मैंने आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। और साथ ही साथ अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, दैट मीन साइकोलॉजी का हर एक पॉइंट आपके बहुत स्ट्रांगली क्लियर है। और अगर इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आप नहीं सॉल्व कर पाए हो, तो आप उसको जरूर नोट करें, ताकि आपको पता रहे कि इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं, जो मेरा वीक पॉइंट है या मैं सॉल्व नहीं कर सकता, दैट मीन वो कॉन्सेप्ट मुझे दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं साइटोलॉजी से रिलेटेड बायो क्विज को। और मैं सबसे पहले प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज रिच इन द ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है पेरोक्सिसोम, सेकंड है लाइसोसोम, थर्ड है स्फेरोसोम एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ऑप्शन है ग्लाइकोक्सिसोम। आपका जो टाइम है वो जो स्टार्ट हो चुका है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर जो है अपनी चैट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि आपका टाइम कंप्लीट होने वाला है। टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखने हैं ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका सही आंसर है पेरोक्सिसोम, क्योंकि ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो है वो पेरोक्सिसोम्स में होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं वो लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं। तो इसका सही आंसर है पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट आर नॉट फाउंड इन सेल्स ऑफ लोअर प्लांट, हायर प्लांट, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों, बहुत ही सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है एनसीईआरटी के स्टेटमेंट पे। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। सो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोकैरियोट्स एंड इंट्रासेलुलर जो कंपार्टमेंट का मतलब होता है सेल ऑर्गेनेलीज की प्रेजेंस। सो सेल ऑर्गेनेलीज किसमें नहीं होती है? प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, बाकी सब जो सेल्स है उनके अंदर हमें देखने को मिलती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is not a cell organelle? देखो बच्चों, जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो जो पॉइंट है उसको नोट करो, और सबसे ज्यादा स्ट्रांगली नोट करना है जो पॉइंट यस है या नहीं है, मतलब करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इस तरीके से। तो फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है माइक्रोसोम, थर्ड है राइबोसोम एंड फोर्थ है लाइसोसोम। आपको पहचानना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सेल ऑर्गेनेली को प्रेजेंट नहीं कर रहा है। सो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलिए अपने चैट बॉक्स में फटाफट आंसर दीजिए। वेरी गुड, बहुत सही अटेम्प्ट कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है माइक्रोसोम, क्योंकि देखो ऑप्शन को सिलेक्ट करने का तरीका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, सेल ऑर्गेनेली और लाइसोसोम है, तो लास्ट में जो बचा है वो है यही माइक्रोसोम। बट स्टिल अभी तक हमें ये नहीं पता कि माइक्रोसोम होता क्या है। ये इतने कौन से बच्चे हैं जिनको पता है कि माइक्रोसोम होता है? तो फटाफट अपना चैट बॉक्स में इस क्वेश्चन का भी आंसर लिख दीजिए, व्हाट इज अ माइक्रोसोम। माइक्रोसोम क्या होता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर अपने चैट बॉक्स में लिखो बच्चों। यस, माइक्रोसोम का मतलब होता है कि जब हम किसी सेल को सेंट्रीफ्यूगेट करवाते हैं, इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है, तो ईआर का जो पीस है उसके ऊपर राइबोसोम बाइंड रहते हैं। तो पीस ऑफ ईआर, ठीक है, या फ्रेगमेंट ऑफ ईआर प्लस राइबोसोम, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसोम के नाम से इसको जानते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। कौन से प्रोटीन से बना होता है? आपको प्रोटीन का नाम बताना है, ट्यूबुलिन, एक्टिन, मायोसिन या काइटिन।
आपका टाइम बच्चों स्टार्ट हो चुका है। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर अपने चैट बॉक्स में लिखो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो कोई घबराने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना उस क्वेश्चन को नोट करें और उस टॉपिक को वापस से पढ़े तो आपको 100% वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन का आंसर है 18। वेरी गुड, दैट्स अ गुड आंसर। तो इसका आंसर आएगा 18। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लाइकोलिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट, कहाँ होते हैं ग्लाइकोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? फर्स्ट ऑप्शन है इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है आउटर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थर्ड है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इनर और आउटर लीफलेट में, एंड फोर्थ है इट वेरी अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना रिकॉल करना पड़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो तभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी चुटकियों में आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने डायग्राम एनसीईआरटी की बहुत अच्छे से नहीं देखते हो तो कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम सब जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड की बनी होती है, बाइलेयर फोस्फोलिपिड, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो ये ग्लाइकोलिपिड्स है, दैट मीन यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जुड़ना, दैट इज ए शुगर। ठीक है, तो ये शुगर मॉलिक्यूल जो लिपिड से जुड़ता है दैट इज ए फोस्फोलिपिड। ठीक है, तो इससे जो जुड़ता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड, जो कि आउटर, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है तो आउटर मेम्ब्रेन है कि आउटर सरफेस पे हमें देखने को मिलता है। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्लूइडिटी, ये 2 बार लिखा गया है, कोई बात। द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीज विद, फ्लूइडिटी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो कैसे इंक्रीज होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन द मेम्ब्रेन, सेकंड है increase in saturated fatty acid in membrane, third है increase in glycolipid content in the membrane, and fourth option है increase in phospholipid content in the membrane, ठीक है, तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बता दिए। ये 2 बार बाय मिस्टेक लिखा गया है, सो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर जो है बच्चों चैट बॉक्स में लिखो एंड बताओ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो किस वजह से इंक्रीज होती है। और इसका सही आंसर है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये गिवन किया हुआ है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन एपोप्टोसिस के अंदर? ठीक है, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एपोप्टोसिस क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है लाइसोसोम, सेकंड है ईआर, थर्ड है गोल्जी एंड फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आप फटाफट इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कर दीजिए। क्या क्या मतलब होता है एपोप्टोसिस का? अगर आपको पता है तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो इसको नोट कर लेना कि एपोप्टोसिस के लिए जो सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होती है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल डेथ। ठीक है, तो सेल डेथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बिटवीन सबसेलुलर कंपार्टमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम the stroma into thylakoid space. Next option is transport from the cytoplasm into the lumen of endoplasmic reticulum. Third option is transport from the endoplasmic reticulum into the Golgi complex. And last option is transport from mitochondria inner membrane surface into the mitochondrial matrix. टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है बच्चों, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निपटाओ कि क्या होगा। फटाफट इस क्वेश्चन को लिखो, आंसर लिखो इसका, और आपका टाइम खत्म होने वाला है बच्चों। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट के अंदर लिखते रहो। ओके, वेरी गुड, बहुत सही। और इसका सही आंसर है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। क्या है मतलब बाकी तीनों चीजें सही हैं। ये वो कह रहा है कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मतलब एक मेम्ब्रेन से क्रॉस करके इधर और एक मेम्ब्रेन से
क्रॉस करके इधर अगर कोई जा रहा है तो ट्रांसपोर्ट स्ट्रोमा इनटू द थैलाकोइड स्पेस, ये इंटर एक स्ट्रोमा की मेम्ब्रेन ही क्रॉस हो रही है। इसके अंदर देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ साइटोप्लाज्म ल्यूमेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा रहा है तो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन क्रॉस हो रही है। लास्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन स्पेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे भी एक ही मेम्ब्रेन जो है वो क्रॉस हो रही है, क्योंकि यहाँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो ये इट्स अ नोट इन एग्जांपल ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे दो सेल ऑर्गेनेली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। आपको रॉन्ग को अंडरलाइन कर लेना है। फर्स्ट ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ membranous tubule and help in transport, synthesis and secretion. Second option है leucoplast are bound by two membranes like pigment but contain their own DNA and protein synthesis machinery. Third है spherosome are single membrane and are associated with synthesis and storage of lipid. और last option है lysosomes are single membrane vesicle formed from ER and have oxidative enzyme. आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन थोड़े बड़े जरूर है लेकिन बहुत ध्यान से रीड करना बच्चों इन ऑप्शंस को, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस जो है ना बहुत ज्यादा रहते हैं। बहुत ध्यान से आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। जल्दी से अपने आंसर जो है चैट बॉक्स में लिख दो। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करना इज अ वेरी राइट गुड ऑप्शन। तो रॉन्ग है कि लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन वेसिकल फॉर्म्ड फ्रॉम ईआर एंड हैव ऑक्सीडेटिव एंजाइम। नहीं, ऑक्सीडेटिव नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आएगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है कि ईआर जो है वो ट्रांसपोर्ट सिंथेसिस और सिक्रेशन नेटवर्क है, क्योंकि रेटिकुलम का मतलब ही नेटवर्क होता है। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स नहीं होते, बाकी सब कुछ है। स्पेरोसोम जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होता है एंड एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ स्टोरेज एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक्रोट्यूब्यूल आर द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है? तो स्पिंडल फाइबर का, सेंट्रियोल्स का, सीलिया का। सेकंड ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सेंट्रियोल, स्पिंडल फाइबर, क्रोमेटिन। थर्ड ऑप्शन है सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रियोल एंड फोर्थ ऑप्शन है सीलिया, फ्लिजिला, बोरॉक्सिसोम। टाइम स्टार्ट हो चुका है। आपका जो भी करेक्ट आंसर है उसको जल्दी से अपनी चैट बॉक्स में लिख दो बच्चों, और नहीं आ रहा है तो स्किप करना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग से तो एटलीस्ट आप बच सकते हो ना। सो आप फटाफट अपना आंसर लिखो, और इसका सही आंसर है स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया, क्योंकि स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल और सीलिया के अंदर मेन जो है क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है बच्चों। चार स्टेटमेंट है। फर्स्ट, ड्यूरिंग द एक्सोसाइटोसिस द ल्यूमेन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल बिकम द इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेकंड है सीलिया माइक्रोट्यूब्यूल एंड फ्लेजिला आर एसोसिएटेड विद movement in cells. Third है protein that are to be secreted by the cell are generally synthesized by the membrane bound ribosome. And fourth option है active transport involves movement of molecule into a cell against their concentration gradient. ऑप्शन बड़े हैं, ध्यान से पढ़ना, टाइम जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है आपके पास। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो चैट बॉक्स में आना चाहिए। सब बच्चे फटाफट अपना आंसर लिख दो, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना था, क्योंकि बाकी तीनों सो हैं सही है, ये एक ही गलत था। ड्यूरिंग द एक्सोसाइटोसिस द ल्यूमेन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल बिकम्स द इनसाइड नहीं होता बल्कि आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन जो है वो रिलीज करता है मटेरियल को। बाकी सारे ऑप्शन सही है। सीलिया, माइक्रोट्यूब्यूल, फ्लेजिला जो है ऑल एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ सेल। प्रोटीन दैट आर टू बी सीक्रेटेड बाय द सेल आर जनरली सिंथेसाइज्ड बाय मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम, जो कि कौन सा होता है? एटीएस होता है। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर कंसंट्रेशन के अगेंस्ट ही ग्रेडियंट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टेटमेंट ऑल बायोलॉजिकल कैटालाइट्स आर प्रोटीन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है,
is no more valid because of the discovery of first option है ribonuclease, second है ribozyme, third है lysozyme, fourth है enzyme। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चों को तो क्वेश्चन समझने में शायद प्रॉब्लम आ जाए, अदरवाइज तो मेरे जो होनहार बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन चुटकियों का खेला और फटाफट सही आंसर अपना जो है लिखते जा रहे हैं चैट बॉक्स में। वेरी गुड स्टूडेंट्स, एंड सही आंसर है राइबोसोम, क्योंकि ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैटालाइज बाय प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है कन्वर्ट होते हैं एंजाइम्स में, और एंजाइम जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उनको कैटालाइज करते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ऑल गलत है। मैक्सिमम एंजाइम्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रोटीन, बट ऑल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ एंजाइम जो है वो किससे बनते हैं, आरएनए से, और जो एंजाइम आरएनए से बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, राइबोसोम। तो ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो वैलिड नहीं रहेगा। ये तब तक वैलिड था जब राइबोसोम डिस्कवर नहीं हुआ था ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is associated with the structure of Golgi complex? First, Christie, second, cisterna, third, annuli, and fourth, quantasomes. अरे ये बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। चलो खैर देखते हैं कितने बच्चों को सही आंसर है। गोल्गी की स्ट्रक्चर बतानी है आपको, क्योंकि गोल्गी और ईआर की स्ट्रक्चर जो है ना सेम होती है। हिंट भी दे दिया जो मुझे नहीं देना चाहिए था, पर मुझे पता है मेरे जो धुरंधर बच्चे हैं वो सही ही आंसर करेंगे। ओके ओके, गुड गुड, और सही आंसर आपके सामने है सिस्टर्नी, क्योंकि क्रिस्टल जो प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स होते हैं, यानी कि ये जो इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। और सिस्टर्ना जो है वो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम सिस्टर्ना बोलते हैं। तो सिस्टर्नी वेसिकल और ट्यूब्यूल से मिलकर गोल्गी बनी होती है, लेकिन ये तीनों जो है गोल्गी में बहुत कॉम्पैक्ट होती है, और ईयर के अंदर आप इजीली इनको सेपरेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑटोफैगी एंड हेटेरोफैगी। देखो टर्म्स अगर आपको क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं होगा। ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है और हेटेरोफैगी का मतलब क्या होता है? आर प्रोसेस एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, माइक्रोबॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका सही आंसर आप अपना चैट बॉक्स में लिखो, क्योंकि टाइम बच्चों आप पहुंच रहे हैं स्टार्ट। चलो 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 चलो, मेरे बड़े ही होनहार बच्चे हो तुम। अरे छोटे छोटे अभी क्वेश्चंस हैं जो आपको एक बड़ी सी पोस्ट दिलाएंगे, दैट इज डॉक्टर। ओके गुड गुड, और सही आंसर है लाइसोसोम, बिल्कुल सही है। देखो अगर ऑटोफैगी खुद की सेल ऑर्गेनेल इसको कोई खा रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, और बाहर से आए को खा रहा है तो हेट्रो, ठीक है, और ऑटोलाइसिस अगर पूरी सेल को ब्रेक कर देता है। तो इस तरह की टर्म जो है सारे एसोसिएटेड किससे है, लाइसोसोम से। नेक्स्ट आता है अरेंज द करेक्ट ऑर्डर द फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गेनेल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस सेट करनी है, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया को। चार ऑप्शन, चार सीक्वेंस आपके सामने है, फटाफट इसको रीड करके अपना सही आंसर लिख दीजिए, क्योंकि टाइम जो है वो रुकता नहीं है किसी के लिए। वो हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट। ठीक है जी, चलो अपना आंसर लिखते रहो, एंड कुछ कुछ तो तुम सब लोग भूल रहे हो जो तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कोई और भी है जो वेट कर रहा है कुछ कुछ एनर्जी काइंड ऑफ मैसेज की। सो ओके, इसका सही आंसर आपके सामने आ चुका है। क्या है यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस? देखो प्रोटीन सिंथेसिस, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सेक्रेटरी सेंटर एंड बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी कि जो राइबोसोम है वो क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। गोल्गी एपरेटस जो है वो सेक्रेटरी सेंटर है, क्योंकि आपको पता है गोल्गी जो है पैकेजिंग एंड डिस्पैच में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। इन चारों पॉइंट्स में जितने पता थे वो ठीक है, नहीं पता तो उसको प्लीज नोट कर लीजिए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। H2O2 clearance inside the cell is carried out by glycoxysome with enzyme isocitrate lyase, peroxisome with enzyme catalase, glycoxysome with enzyme catalase, peroxisome with enzyme amino oxidase। अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। H2O2 क्या है?
ठीक है, तो आपको पता होगा क्योंकि केमिस्ट्री तो पढ़ते हैं ना तुम लोग। सो उसका क्लियरेंस है वो कौन करवा रहा है ये। अगर क्वेश्चन नहीं आता है ना तो मेरे प्यारे बच्चों स्किप कर दिया करो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको हीरोपंती दिखाने की। नहीं हम तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आकड़ बकड़ बकड़ को। अगर नहीं आ रहा तो इसको नोट कर लेंगे। इसका सही आंसर है पेरोक्सीसोम, ठीक है। एंड एंजाइम कौन सा रहता है, कैटालेज। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लाइकोक्सिसोम्स आर ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन, क्या करती है, कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड टू प्रोटीन, कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट, कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड टू कार्बोहाइड्रेट, एंड लास्ट ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू लिपिड। टाइम स्टार्ट हो चुका है बच्चों, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो। चैट बॉक्स में नहीं आ रहा है तो प्यारा सा ऑप्शन है स्किप कर दो, बट अक्कर बक्कर लंबे वो करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्विज में मजा आ रहा है तो प्लीज मुझे भी कुछ कुछ प्रोवाइड कर दो आप, मेक्स अ हार्ट। ओके ये नहीं पता तो इसको नोट कर लो, अपना एक नोटबुक साथ लेके बैठा करो बच्चों, जो आपको नोट करना बहुत जरूरी है। ग्लाइकोक्सिसोम जो है क्या करता है, फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको फटाफट कर दो नोट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनली दैट हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू एग। ये आ गया रिप्रोडक्शन वाली बात। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये तो बहुत आसान है, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे कि पेनिट्रेशन करना है स्पर्म को एग के अंदर, तो मेम्ब्रेन को ब्रेक करना पड़ेगा और उसके लिए उसको किसकी हेल्प की रिक्वायरमेंट रहेगी, लाइसोसोम। क्योंकि तुम में से ना बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्गी, क्योंकि यू नो एक्रोसोम जो है वो बनता है गोल्गी की हेल्प से, राइट। सो बच्चों acrosome basically containing hydrolytic enzyme that kind of lysosome, okay। so इसीलिए इसका मोर एप्रोप्रिएट आंसर जो जाएगा लाइसोसोम। वैसे भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे नहीं दिया है, न्यूक्लियस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ऐसा करता नहीं है। पेरोक्सिसोम में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमें अभी पहले थोड़ी क्वेश्चन हमने अटेंड किया भी किया था, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस से। और बाकी जो एपोप्टोसिस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था शायद नहीं, लेकिन मैंने बता देती हूँ दोबारा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे बायोकेमिकल इवेंट्स जो होते हैं दैट लीड टू कैरेक्टरिस्टिक सेल चेंज एंड उसको डेथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एपोप्टोसिस में क्या होते हैं, बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं that leads to characteristic cell change, ठीक है, एंड डेथ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस, ठीक है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो पहले ऑप्शन आया था, क्वेश्चन आया था, उसके ऊपर ये दिया हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following organelle contain coding RNA? कोडिंग RNA दिया हुआ है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, सेकंड है क्लोरोप्लास्ट, SER, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, एंड थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस, एंड फोर्थ ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड RER एंड न्यूक्लियस। कोडिंग RNA बताना है बच्चों, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, जल्दबाजी में ये क्वेश्चन डेफिनेटली तुम गलत करोगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम सबको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, और इसका सही आंसर है हमारे पास, दैट इज क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है, बिल्कुल सही, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है ना, जिनके पास खुद का डीएनए और आरएनए होते हैं। और राइबोसोम में भी तो आरएनए होता है ना, क्योंकि राइबोसोम किसका बना हुआ है बच्चों, आरएनए प्लस प्रोटीन का ही तो बना हुआ है, ठीक है। और न्यूक्लियस में तो आरएनए 101% होता है, तो इसका सही आंसर जाएगा थर्ड, बाकी आंसर है कलर, ओके।
जाओ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्रोकैरियोट्स। बता दो भी मेरे बच्चों कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसोल। आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोसोल। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत आसान है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन करने के लिए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन किस में? यूकैरियोट में। लेकिन वो पूछ रहा है प्रोकैरियोटिक में कौन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्लास्टिड तो होगा ही नहीं, ठीक है। और साइटोसोल के अंदर कुछ ऐसा इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है ही नहीं, तो मेन आंसर रहता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन बच्चों ये बताओ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाती है सेलुलर रेस्पिरेशन करवाने के लिए, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? दैट मीन इनफोल्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए साइट प्रोवाइड करती है, उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देना जरा। ओ वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही, मीजोसोम। देखा, मेरे बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो चुके हो। तो साइटोलॉजी में प्लीज कोई बच्चा, मुझे देखो मेरा मेन टारगेट है कि आज ऐसा कोई भी बच्चा ना हो जिसके ये 50 क्वेश्चन एज इट इज सही हो, मेरा टारगेट है, ठीक है। और तुम लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि मैम एनी हाउ एनी कंडीशन गलत होनी चाहिए, एंड आप मुझे सारे के सारे क्वेश्चन जो है सही करके दिखाओ। मुझे तो क्या दिखाओगे, मुझे तो नहीं पता चलेगा, बी ऑनेस्टली तो, बट आप अपने आप को सही आंसर जरूर देना, बी ऑनेस्ट कि क्या मेरे को सच में साइकोलॉजी के 50 क्वेश्चन आते हैं, यानी फटाफट थम्स अप का साइन दे दो बच्चों, अगर मेरी बात थोड़ी अच्छी लगी है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी होती है? ओ बहुत आसान क्वेश्चन है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, दैट इज NAG, एंड दैट इज NAM। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन गया, NAG की फुल फॉर्म क्या है और नाम की फुल फॉर्म क्या है? बोथ ए एंड बी, एंड थर्ड ऑप्शन है NAG, नाम एंड अमीनो एसिड। आपका टाइम जो है बच्चों स्टार्ट हो चुका है, बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी मत करो, ध्यान से ऑप्शन को ढूंढो। अरे भाई, बैक्टीरियल सेल वॉल को बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या सब्सटेंसेस या कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है? चलो भाई, बहुत सारे बच्चों ने सही किया है, बहुत सारे ने गलत, आई थिंक तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर है नाग और नाम के बाद अमीनो एसिड भी थे। कौन सा अमीनो एसिड होता है, कोई सी बच्चे को पता है? टेकोइक अमीनो एसिड था। टेकोइक अमीनो एसिड की भी प्रेजेंस हमें सेल वॉल के अंदर देखने को मिलती है, तो इसीलिए सही आंसर जाएगा हमारा 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Which of the following organelle is involved in cell wall synthesis? कौन सी organelle है भाई जो cell wall synthesis करती है? माइटोकॉन्ड्रिया करती है, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, या फिर लाइसोसोम? कौन करता है सेल वॉल? सेल वॉल दैट इज अ नॉन लिविंग, आपको पता होना चाहिए ना सेल वॉल क्या होती है? नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग एंड रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए वो सेलुलोज यानी कि पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, उनको कौन बनाता है? ओके, इसका सही आंसर है गोल्जी एपैरेटस, क्योंकि गोल्जी एपैरेटस बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाइड करने की कैपेबिलिटी होती है। सो यहाँ पे सही आंसर जाएगा गोल्जी बॉडी। नहीं पता तो नोट कर लेना कि गोल्जी बॉडी है तो सेल वॉल बनेगी, अदरवाइज नहीं। एक बात बताना बच्चों, गोल्जी बॉडी प्लांट में किस नाम से जानी जाती है? एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ, डिक्टेस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्लांट सेल वॉल? प्लांट सेल वॉल की रिगार्डिंग आपको क्या देखना है? इनकरेक्ट देखना है। Primary and secondary wall are present in meristematic cell. Secondary cell wall consists of 3 concentric layer S1, S2, S3 and one after the other. Third option, in certain plant tertiary cell wall is also present, which is a xylon beside cellulose. Middle lamella is made up of pectin and lignin. टाइम हो गया स्टार्ट। बहुत ही सही, चारों ऑप्शन में ही थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको सही लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा शायद गलत लग रहा होगा, लेकिन एक ही स्टेटमेंट है जो कम्प्लीटली रॉन्ग है, बाकी 3 सही है। आपको वो आइडेंटिफाई करना है और चेक बॉक्स में उसको लिखना है।
चलो भाई बच्चों जल्दी करो। ओके, इसका सही आंसर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल आर प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक। अ प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे गलती क्या है, गलती ये है कि जो सेकेंडरी वॉल होती है ना, सेकेंडरी सेल वॉल, ये मेरिस्टेमेटिक के अंदर एब्सेंट होती है। नहीं पता तो नोट कर लो, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पॉइंट हर एक बच्चों का क्लियर नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following statement is true regarding the size of nucleus? First option is the size of nucleus is directly proportional to the to that of the cytoplasm. Second option is the size of nucleus depend on the total cell volume. Third option is the size of nucleus depends on the chromosome number या ploidy level of the cell. और last option है all of these. टाइम जो है किसी के लिए नहीं रुकता है, स्टार्ट हो चुका है, और अपना सही आंसर लिख दो। अगर नहीं पता तो मत करना, अकड़ बकड़ करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ पे स्किप हो जाए क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत हो जाए तो प्रॉब्लम है ना। चलो भाई लिख दो, यानी कि वाओ वेरी गुड, ट्रू बताना था तो मतलब ये तीनों ही ट्रू है। जिस बच्चे को नहीं पता तो नोट कर लो कि जो साइज है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइटोप्लाज्म की। ये बात भी सही है, न्यूक्लियस का साइज जो है डिपेंड करता है टोटली सेल वॉल्यूम पे, जितनी बड़ी सेल उतना बड़ा न्यूक्लियस, सिंपल सी बात। और साइज ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड करता है क्रोमोसोम नंबर, और प्लॉइडी लेवल पे बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम होंगे डेफिनेटली यार, सेल का जो प्लॉइडी बढ़ रहा है तो क्रोमोसोम नंबर बढ़े हैं तो साइज भी बढ़ेगा, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज ऑफ। क्या फंक्शन है? रेगुलेट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रैफिक, सेकंड प्रोटेक्ट जेनेटिकल मटेरियल, थर्ड प्रिवेंट द एंट्रेंस ऑफ एक्टिव राइबोसोम इनटू द न्यूक्लियस, एंड फोर्थ है सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। चलो भाई, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो भी किस लिए? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है बच्चों? मैंने ना एक एक सेल ऑर्गेनली, एक एक पॉइंट सेल का हर एक कोने कोने से क्वेश्चंस उठाए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं मैम हमने तो सिर्फ 2 ही सेल ऑर्गेनली अच्छे से पढ़ी थी, न्यूक्लियस रह गया था, ये न्यूक्लियस कर दिया था। तो आपको हर एक लाइन, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन मिलेगा। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ राइबोसोम, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर नहीं होंगे तो सारे के सारे जो राइबोसोम है वो अंदर जाके न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम्स के अंदर जैसे डीएनए बना फटाक से आरएनए बना देगा, फटाक से प्रोटीन बना देगा, तो ये बहुत ही जो कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से काम हो तो उसकी एंट्री रोकने का काम करता है न्यूक्लियर एनवेलप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर। ये भी क्वेश्चन आगे देखो, न्यूक्लियर एनवेलप पे भी क्वेश्चन डाला है मैंने, न्यूक्लियर पोर पे भी क्वेश्चन डाला है, हर एक पॉइंट पे है डिपेंड। और इस बात के लिए थोड़ा सा तो मुझे भी एनर्जी दे दो, देखो मैंने हर एक कोने कोने से क्वेश्चंस निकाले हैं जस्ट तुम्हारे लिए, ठीक है। तो डिपेंड ऑन द फर्स्ट ऑप्शन है साइज ऑफ द न्यूक्लियस, सेकंड ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल, थर्ड है डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास क्या? all of these, ठीक है। तो आपको द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स डिपेंड ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूक्लियर पोर। नहीं पता तो स्किप कर दो, पता है तो ऑप्शन में आंसर ढूंढ के और लिख दो उसको चैट बॉक्स के अंदर। ओके, ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। तो दैट मीन सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा सेल एक्टिव होगी, ठीक है, तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगा। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अरे बताना जरा, कितने बच्चों को पता है ट्रांसक्रिप्शन? हाँ, डीएनए से क्या बनना? आरएनए बनना, ठीक है। जितने ज़्यादा आरएनए बनेंगे उतने ही ज़्यादा प्रोटीन और एंजाइम बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियर पोर होंगे, जितने ज़्यादा न्यूक्लियर पोर होंगे उतने ही ज़्यादा आरएनए जो है वो बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा सेकेंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द बेसिक प्रोटीन ऑफ द न्यूक्लियस। बेसिक प्रोटीन कौन से हैं? एसिडिक और बेसिक जो है आपको प्रोटीन आइडेंटिफाई करने हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियोहिस्टोन, न्यूक्लियो प्रोटोमाइंस, थर्ड है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। बेसिक प्रोटीन को आपको आइडेंटिफाई करना है न्यूक्लियस के अंदर कौन सा होता है, ठीक है। सही आंसर
आइडेंटिफाई करना है। जल्दबाजी मत करो बच्चों, यहाँ पे कुछ ऑप्शन जानबूझ के ऐसे डाले हैं ताकि आप कंफ्यूज होके गलत रास्ते पे आओ, और यही काम तुम कर रहे हो, और इससे तुम्हारे आंसर जो है गलत हो जाएंगे। इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। प्रोटामाइंस भी क्या है, एक बेसिक प्रोटीन होता है, बहुत थोड़े अमाउंट में होता है, मेनली तो स्टोन है, दैट इज अ नॉन स्टोन प्रोटीन बच्चा। ठीक है, तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत, मैंने कहा ना थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The organelle responsible for life on this planet is, इस अर्थ पे अगर लाइफ है तो किस ऑर्गेनेली की वजह से है? क्या शानदार क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से, या फिर राइबोसोम की वजह से है? बता दो, टाइम जो है स्टार्ट हो चुका है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। आंसर देखो, जब जब तुम्हें क्वेश्चन अच्छे लगे ना मेरे बच्चों, मेरे लिए इतना काम कर दिया करो, जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छा लगता है ना, तो उस क्वेश्चन के जस्ट बाद सब बच्चे थम्स अप का साइन या हार्ट का साइन बना के भेजा करो, ताकि मुझे पता चले कि ये क्वेश्चन आपको बहुत पसंद आया है। ठीक है, चलो ये कर दो। जिस जिस बच्चे को जो जो क्वेश्चन पसंद आता रहता है वो क्वेश्चन का नंबर लिखते हुए थम्स अप कर दिया करो। ठीक है बच्चों, ये मेरे लिए एक अच्छी सी फेवर कर दो आप। इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। देखो, क्लोरोप्लास्ट जो है ये नहीं होती तो O2 नहीं होता ना, और ये नहीं होता तो ग्लूकोज भी नहीं होता। तो मेनली ये दोनों चीज़ें लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऑर्गेनली जो है रिस्पॉन्सिबल, जो कि यहाँ पे करेगी, वो है क्लोरोप्लास्ट। जोन ऑफ एक्सक्लूजन किससे एसोसिएटेड है? न्यूक्लियस से, न्यूक्लियोलस से, न्यूक्लियोप्लाज्म से, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स से? सही आंसर अपना जो है ना चैट बॉक्स में डालते रहो। ये बताया हुआ है जोन ऑफ एक्सक्लूजन किसको बोला जाता है। अगर थोड़ा सा भी क्लास में अगर तुमने कंसंट्रेशन रखा है तो इसका सही आंसर आपको पता होगा, जो कि आप यहाँ चैट बॉक्स में लिख रहे हो। सो नहीं पता तो स्किप लिखना मत भूला करो, मुझे पता चले कि ये क्वेश्चन जो है ना बच्चे मैक्सिमम स्किप कर रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा उनको हार्ड लग रहा है। इसका सही आंसर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जोन ऑफ एक्सक्लूजन का मतलब होता है, मैंने क्लास में बताया कि कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे होते हैं जिनको अपना पर्सनल क्या चाहिए, साइटोप्लाज्म चाहिए। तो इनके सराउंडिंग जो पर्सनल डेंस साइटोप्लाज्म है, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जो कि हमें सेंट्रियोल के चारों तरफ मिलके पर्सनल साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं उसको, सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्लूड्स protein synthesis and detoxification, protein synthesis and post-transcriptional modification, protein synthesis and phospholipid synthesis, protein synthesis only। सही आंसर आपको आइडेंटिफाई करना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, RER का, क्योंकि ये रफ इसलिए होता है। कौन सा राइबोसोम अटैच रहता है भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? विच टाइप ऑफ राइबोसोम अटैच ऑन द सरफेस ऑफ राइबोसोम? ये भी बता दो साथ ही साथ। इसका सही आंसर है प्रोटीन सिंथेसिस एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब तुम बोलोगे मैम ये काम तो गोल्जी करती है, बिल्कुल करती है, मेन जो एडिटिंग है वो तो गोल्जी करती है। लेकिन बच्चों एक चीज देखो, ठीक है, अगर हम लोग ऐसे देखें तो यहाँ पे राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, ठीक है, ये प्रोटीन बन गया, और ये प्रोटीन फिर एक वेसिकल के अंदर पैक होगा और ये यहाँ पे जाएगा। तो देखो प्रोटीन का बना, दैट इज ए ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन बन गया, लेकिन यहाँ से इस वेसिकल में पैक करेगा तो उसको कुछ ना कुछ तरीके से फोल्डिंग तो करेगा ना। तो ये होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। बच्चों ने आंसर ये सोच के दिया होगा कि सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस करने कहते हैं। देखो थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके उसको फोल्ड करके पैक करेगा, फिर गोल्जी बॉडी बाकी का एडिशनल कटिंग करेगी, उसके अंदर कुछ पॉइंट जो है वो जोड़ेगी या प्रोस्थेटिक ग्रुप्स को ऐड करेगी या कुछ पॉइंट रिमूव करती है, तो वो काम गोल्जी का होता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मैं पूछ रही थी कि यहाँ पे कौन सा राइबोसोम अटैच रहता है, ATS राइबोसोम होता है। अब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ATS की लार्ज यूनिट, ये स्मॉल यूनिट 6TS 4TS, और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लार्ज सब यूनिट है वहां पे दो ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से जुड़ती है, ग्लाइकोप्रोटीन,
ठीक है, यानी कि राइबोसोम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से जोड़ने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। दो टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। उन ग्लाइकोप्रोटीन का नाम किसी को पता है क्या? उन ग्लाइकोप्रोटीन का नाम आप अपने चैट बॉक्स में लिखो, मुझे पता चले। ये एडिशनल क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। हाँ, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोरिन सेकंड इसका सही आंसर है। दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि यहाँ पे राइबोसोम सरफेस के साथ राइबोसोम को अटैच करता है की सरफेस से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पकड़ना है बच्चों। किसके बारे में? ईआर के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है एडिपोज टिश्यू हैज बोथ एसईआर और आरईआर। Plasma cells have only RER. RBC lack both type of ER, and the hepatocyte has both RER and SER. ठीक है, तो टाइम आपका जो है वो हो जाएगा स्टार्ट। आपको पहचाना है, इनकरेक्ट पहचानना है बच्चों। इनकरेक्ट ही बताया हुआ है क्लास के अंदर। इनकरेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन का और स्मूथ का जो है टिश्यू सॉरी फैट सिंथेसिस करता है। कोई बात नहीं, इसका सही आंसर है एडिपोज टिश्यू हैज बोथ एसईआर एंड आरईआर, क्योंकि इसमें आरईआर नहीं होता, ओनली एसईआर होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत, बाकी के तीनों में सही। आगे चलते हैं। Myocardial muscle cells have numerous large mitochondria. इनके mitochondria बड़े स्पेशल होते हैं। इन mitochondria को क्या बोलते हैं? Myocardial mitochondria, माइटोसोम, मायोसोम, सार्कोसोम। आपका हो चुका है स्टार्ट। यहाँ पे बड़ी गलती करोगे क्योंकि मैंने ऑप्शन को बिल्कुल एक दूसरे के पास पास सेट किया है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट भी तुम्हें आ रहा है तो मतलब तुम मेरे को गलत करने के लिए सही डायरेक्शन में चल रहे हो। इसका सही आंसर है सार्कोसोम। ठीक है, ये मैंने क्लास में भी बताया है, जब फिजियोलॉजी कर रहे थे हम लोग तब भी बताया था, क्योंकि जो मसल सेल्स होते हैं उसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोसोम, सार्कोलेमा ऐसे वर्ड यूज करते हैं। लेकिन वर्ड यहाँ पे मैंने मायो वर्ड भी लिख दिया जो मसल से रिलेटेड है, माइटो वर्ड लिख दिया, मायोकार्डियल माइटो वर्ड लिया। तो ये तीनों ऑप्शन जो है लगभग एक दूसरे के सिमिलर है, तो कंफ्यूज होना नेचुरल है। बट उनके लिए नेचुरल है जो अक्सर गलती करते रहते हैं, लेकिन जो क्रिस्टल क्लियर है उनके लिए कोई गलती नहीं है। जो जो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं उन क्वेश्चन के नंबर के साथ तुम मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे ताकि मुझे पता चले इस तरह के क्वेश्चंस आपको पसंद है। तो नेक्स्ट क्विज में मैं उसी तरह के क्वेश्चंस डालूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोप्लास्ट क्या होता है? Mitochondria without membrane, mitochondria without outer membrane, mitochondria without inner membrane, and mitochondrial plastic. आपको माइटोप्लास्ट पहचानना है बच्चों क्या होता है। देखो पूरी सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, उसका सेल एनवेलप हो, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, न्यूक्लियस, हर एक पॉइंट पे मैंने क्वेश्चन डाले हैं। हर एक सेल का एक ऐसा पॉइंट भी नहीं छोड़ा जहाँ से क्वेश्चन नहीं है। और इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया की अगर आउटर मेम्ब्रेन हटा दो, क्योंकि हमें पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन को हटा दो तो ये जो इनर मेम्ब्रेन जो बचती है इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये हमें नहीं पता था, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन? एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्लास्टिड सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, जीनोमिक डीएनए। आपको बताना है देखो कि ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पांसिबल है। दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। सो आपको बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है और उस स्ट्रक्चर का नाम है प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड क्या होता है पहले तो ये बताओ, क्या होता है प्लाज्मिड? किसको कहते हैं प्लाज्मिड? व्हाट इज अ प्लाज्मिड? जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को आंसर करो। ये प्लाज्मिड क्या पैदा होती है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जिसके अंदर हम अपना इंट्रास्टॉप डीएनए जो है इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे बैक्टीरिया का क्या हो जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ये काम हम किसमें करते हैं? टेक्नोलॉजी में करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ दीस बैक्टीरिया हैव क्रोमेटोफोर्स?
आपको बताना है इनमें कौन से बैक्टीरिया है जिनके पास क्रोमेटोफोर्स होता है, बैक्टीरिया, मायोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, साइनोबैक्टीरिया। ये क्वेश्चन आसान है, ये तो तुम बता सकते हो। क्रोमेटोफोर्स बताना है बच्चों, है ना। तुम ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में सोच रहे हो वो शायद सही सोचते हो, बाद में ज्यादा दिमाग लगा के आंसर जो है ना कभी कभी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया। क्रोमेटो वर्ड ही यूज किसके लिए जाता है, कलर के लिए जाता है, ठीक है। तो क्रोमेटोफोर्स मतलब ऐसी छोटे छोटे सैक और जिसके अंदर बैक्टीरियल क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियल क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these statement is not true regarding the infusion body। पहले तो ये बता ये infusion body किसकी होती है, उसके बाद अरे यार क्या बताऊंगी, लिखा हुआ ये कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है समटाइम्स। मैंने भी देखा कि ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ेगी ना, आपसे क्वेश्चन पूछने की गुस्ताखी करेगी ना। चलो बताओ। फर्स्ट ऑप्शन है रिजर्व मटेरियल इज स्टोर्ड इन दी स्ट्रक्चर। सेकंड, दे are bound by a single membrane. Third, gas vapor are found in the membrane bacteria. Fourth, they lie free in cytoplasm। टाइम जो है आपका स्टार्ट हो चुका है। आपको बताना है इंफ्यूजन बॉडी के रिलेटेड नॉट ट्रू, सही नहीं है जो बात वो बतानी है। तो इसका मतलब तीन बातें सही है, एक गलत है। तो उस एक गलत को आपको आइडेंटिफाई करना है किसके रिगार्डिंग, इंफ्यूजन बॉडी के रिगार्डिंग जो कि प्रोकैरियोट सेल में प्रेजेंट होती है। तो मैं उसको भी नहीं छोड़ा, इंफ्यूजन बॉडी को क्वेश्चन निकाल दिया। क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ना गलत है। तो सही ऑप्शन भी हमारा यही है। बाकी की चीजें सही है, क्योंकि ये रिजर्व मटेरियल के लिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होती है। गैस वैक्यूम जो है वो स्पेशली किसमें प्रेजेंट होती है, ब्रीथिंग एल्गी के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली फाइन एक्स्ट्रासेलुलर स्ट्रक्चर इवॉल्व इन सेल टू सेल कांटेक्ट, ठीक है। सेल टू सेल कांटेक्ट करने के लिए फ्लैजिला, सीलिया, पेली, फिब्री कौन रिस्पांसिबल होता है, बता दो भाई। ये भी आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को फ्लैजिला, सीलिया, पेली और फिब्री में डिफरेंस पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर जो है कर सकते हो। प्लीज प्लीज बच्चों, तुम ऐसे मेरे बिना नहीं कुछ दे सकते हो क्या मुझे, ये मुझे मान के ही लेना पड़ेगा हर बार। आपको जो भी क्वेश्चन अच्छा लग रहा है एंड उस पे आंसर करना है। तो सेल टू सेल कनेक्ट करने के लिए हमें पेली रिस्पांसिबल होती है। फ्लैजिला जो मूवमेंट के लिए रिस्पांसिबल होता है, सीलिया भी मूवमेंट के लिए होते हैं। पेली जो है एक बैक्टीरिया के अंदर इस तरीके से हम देखेंगे, फिब्री है जो कि अटैचमेंट के लिए रिस्पांसिबल होती है। फिब्री एक बैक्टीरियल सेल को दूसरे बैक्टीरियल सेल के इसी के बीच में इस तरीके से क्या प्रेजेंट होती है, पेली जो यहाँ पे लंबा जोड़ा सा होता है फ्लैजिला। तो ये तो है फिब्री, सीलिया तो होता ही नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, पेली, और ये है फ्लैजिला, ठीक है। ये हमें पता है। तो यहाँ पे पेली जो है ना वो एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया के साथ कनेक्शन करने के लिए रिस्पांसिबल होती है, ताकि ये अपना प्लाज्मिड जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से सेल टू सेल कांटेक्ट करने के लिए यहाँ पे पेली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मुझे उस पॉइंट पे आ गया एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में इस पॉइंट पे कि पिले के थ्रू जो जेनेटिकल मटेरियल की एक्स्ट्रा जेनेटिकल मटेरियल क्रोमोसोम जो है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी में जा रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जेनेटिकल मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है। That is kind of sexual reproduction, and this type of sexual reproduction in bacterial cell known as conjugation के नाम से जाना जाता है। तो कितने बच्चे थे, सिर्फ हैंड्स अप करेंगे अपना, आप बताएंगे कितने बच्चे थे उनको ये पता है कि पेली की कॉन्जुगेशन होता है। मैंने पहले कॉन्जुगेशन वर्ड बोल दिया, लेकिन मैं ये भी पूछने वाली थी इस तरीके का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं। आपको सभी लोगों को आंसर क्या कर सकते हैं। ओ ये आ गया सबसे शानदार क्वेश्चन, जाइंट क्रोमोसोम। जाइंट का मतलब है लॉन्ग, बड़ा बड़ा मोटा बड़ा क्रोमोसोम खाते हैं ना। तो द जाइंट क्रोमोसोम विद अ नंबर ऑफ क्रोमोनिमेटा इज हेटेरोक्रोमोसोम, पॉलीटिन क्रोमोसोम, मैनफ्रूश क्रोमोसोम एंड सुपरनेटरी क्रोमोसोम। सही आंसर बता दो क्या है। अब यहाँ पे हो सकता है कंफ्यूजन हो, क्योंकि जाइंट क्रोमोसोम के ऊपर
मुझे नहीं लगता, हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो ऐसे क्वेश्चन में स्किप करना आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका सही आंसर है पॉलिटिक्स। चलो मैं तुम्हें पहले बताती हूँ क्या होता है साइड क्रोमोसोम्स। नोट कर लेना बच्चों, ये मैं थोड़ा सा पॉइंट यहीं क्लियर कर दूँ, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं। तो जॉइंट क्रोमोसोम सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम को बोलते हैं। ये होते हैं दो टाइप के। पहला क्वेश्चन कौन का ये होता है, एक होता है सेलेब्री ग्लैंड क्रोमोसोम और दूसरा होता है इट इज फर्स्ट, और ये बता रही हूँ सेकंड होता है लैम्ब्रुश क्रोमोसोम। ठीक है, अब जो सेलेब्री क्रोमोसोम है इसका एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज पॉलीक्रीन क्रोमोसोम। ठीक है, और वो सारी चीजें नाम से ही क्लियर हो जाता है। देखो पॉली का मतलब होता है मेनी और क्रीन का मतलब होता है स्टैंड। ठीक है, तो पॉलीक्रीन क्रोमोसोम्स का मतलब होता है इसमें बहुत सारी स्ट्रैंड होती है। डबल स्ट्रैंड होता है, ये डीएनए डबल के बाद में प्रोटीन होता है। इन स्ट्रैंड्स को किस नाम से जाना जाता है? इन स्ट्रैंड को नाम दिया जाता है अभी भी ये तो कुछ क्रोमेटोडर्मा इसको बोलते हैं, पॉलीक्रीन को बोलते हैं। आंसर आ गया आपका। अब क्या है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसकी जो डिस्कवरी है वो की थी ठीक है, और ये जो टर्म है पॉलिटिक किसने दिया? पॉलिटिक टर्म गिवन बाय कॉल। मतलब आपको मैं सारी क्वेश्चन बता रही हूँ बच्चे यहाँ पे। ठीक है, और कहाँ डिस्कवरी हुई थी पॉलिटिक क्रोमोसोम की? तो आप आंसर करोगे सेलेब्री ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला। ठीक है, इसमें होता है क्या है, इसके अंदर क्रोमोसोम रेप्लिकेट तो होता है लेकिन सेपरेट नहीं होता। रेप्लिकेशन एस फेज में होती है और सेपरेशन एना फेज में होती है। तो ये मान लो एक स्ट्रैंड है एस फेज में, और आफ्टर एस फेज ये डबल हो चुका है। ठीक है, रेप्लिकेट तो हो गया यहाँ पे, रेप्लिकेट तो हो गया क्रोमोसोम बट नॉट सेपरेट। एनाफेज जब आई तो ये सेपरेट नहीं हुआ और वापस से वो सेल किसमें चली गई? इंटरफेज में चली गई। तो आप इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको स्ट्रैंड जो है क्रोमोसोम को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे रेप्लिकेट तो होता है बट नॉट सेपरेशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे थे सेलेब्री ग्लैंड क्रोमोसोम्स के लिए। और आपको पता है यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगी नेचुरली कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर डीएनए ज्यादा होंगे या आरएनए ज्यादा होंगे? देखो तो एस फेज हो रही है, सेपरेट ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बहुत सारे ये डीएनए थ्रेड है, ये डीएनए थ्रेड है, ये डीएनए थ्रेड है, ये डीएनए थ्रेड है। तो मतलब ये जो डीएनए रिच क्रोमोसोम्स होते हैं, रिच क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन तो मैंने सारे क्रोमोसोम जॉइंट क्रोमोसोम कितने होते हैं, क्या नाम होते हैं, किसने डिस्कवर किया, किसने टर्म दिया, किसके अंदर इसको डिस्कवर किया गया और क्या होता है, सारे पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे बता दिए। वहीं लैम्ब्रुश से रिलेटेड अगर मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूँ तो इसको सबसे पहले फर्स्ट सीन किसने देखा? फ्लेमिंग ने देखा था सबसे पहले। ठीक है, और इसकी जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो किसने दी थी? वो रैप्टर ने दी थी। डिटेल स्ट्रक्चर ने दी थी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या है कि लूप्स बने हो जाते हैं। तो क्रोमोसोमल जो थ्रेड है ना उसमें इस तरीके से लूप बनते हैं। इसीलिए ये लैम्प जो ग्लास लैम्प होता है उसको साफ करने के लिए जो ब्रश आता है जिसके दोनों तरफ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं चारों तरफ, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लैम्प ब्रश बोला जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे डीएनए थ्रेड जो है वो लूप्स बना लेता है। ठीक है, ये जो लूप्स होते हैं ये लूप्स बेसिकली जो बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे ये अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें कि ये किसने डिस्कवर किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कहाँ डिस्कवर किया था? तो ओ साइट ऑफ वर्टिब्रेट्स। बच्चों ये सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनना क्योंकि लैम्ब्रुश से रिलेटेड अभी आगे क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, और फंक्शन क्या होता है लैम्ब्रुश क्रोमोसोम का? तो लैम्ब्रुश क्रोमोसोम के दो मेन फंक्शन होते हैं। एक तो ये आरएनए सिंथेसिस करता है और दूसरा ये लिपिड और यॉक सिंथेसिस। यॉक आपको पता है सोल्ड फूड होता है फीटस के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों जॉइंट क्रोमोसोम से रिलेटेड सारे के सारे एमसीक्यू में आपको
एक बार बता दिए, अभी लैब ग्रोथ से रिलेटेड है तो आई होप तुम गलत नहीं करोगे क्योंकि आंसर में तुम्हें अभी अभी रिसेंटली टॉपिक बताया है। अब आते हैं यहाँ पे वही क्वेश्चन कि जॉइंट क्रोमोसोम जिनके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोमेटा होते हैं तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। पफ या बाल्ब यानी रिंग इन सेलुलरी ग्लैंड क्रोमोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन। सही आंसर आप खुद से दिमाग से दे सकते हो। अभी अभी जस्ट करवाया है मैंने यहाँ पे कि जो पफ ऑफ बाल्ब यानी रिंग्स है, यहाँ पे जो ऐसे छोटे छोटे वो मैं ऐसे बता रही थी कि इस तरीके की जो पफ्स हैं वो ये पफ्स जो बन रहे थे क्योंकि वो किस वजह से हो रहे हैं, सेलुलर ग्लैंड और क्रोमोसोम्स के अंदर। तो ये जो पफ होते हैं ये इनको बोलते हैं पफ्स। तो ये बने तो किसकी वजह से, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है लेकिन सेग्रीगेशन नहीं हुआ, और ये जो पफ्स है ये किसकी साइट प्रोवाइड करते हैं, तो ये साइट प्रोवाइड करते हैं फॉर आरएनए सिंथेसिस। का सही आंसर जाएगा आरएनए सिंथेसिस। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक क्रोमोसोम विच सब टर्मिनल सेंट्रोमियर, सब टर्मिनल सेंट्रोमियर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्ट्रोसेंट्रिक, एसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक या टेलोसेंट्रिक। तो यहाँ पे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो कि एनाफेज के अंदर जब वो सेग्रीगेट होते हैं तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनती है क्योंकि स्पिंडल फाइबर जब उनको अपोजिट पोल की तरफ लेके जाते हैं तो वहाँ पे वो एक अलग तरह की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, यू शेप, आई शेप, जे शेप। तो इनको हम किस नाम से जानेंगे, तो सब टर्मिनल पे है तो उसको बोलते हैं एक्ट्रोसेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The diagrammatic, very important question, diagrammatic representation of karyotype. Karyotype का मतलब होता है morphological representation of chromosome of a species is known as cladogram, echogram, chromogram या ideogram। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो पॉइंट क्लियर हो गए, karyotype क्या होता है, ठीक है, और इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैरियोटाइप का उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दोनों दोनों पॉइंट को बड़े मुश्किल से ऐसे क्वेश्चन मिले जहाँ पे दो टर्म्स को मैं एक साथ आपको दिखा पाऊँ या समझा पाऊँ। मोर्फोलॉजिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा कैरियोटाइप और उसका डायग्राम बनाना वो हमारा क्या मतलब है, इडियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ गोल्जी apparatus in animal cell include storing and packaging। सेकेंड ऑप्शन है एक्सोसाइटोसिस ऑफ मिलियन ग्रेन्यूल, एक्सोसाइटोसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन और ऑल ऑफ दिस। सही आंसर आपको आइडेंटिफाई करना है। गोल्जी एपरेटस का एनिमल सेल के अंदर क्या काम रहता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है। क्विज लगभग खत्म होने वाली ही है हमारी, तो बच्चों विदाउट एनी टाइम वेस्ट आप अपना आंसर जो है वो देते रहो। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, क्विज में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ कि मुझे थोड़ा अप्रिशिएट करते रहा करो। अप्रिशिएट इन द सेंस एनर्जी बूस्ट मुझे देते रहा करो। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। वो स्टोरिंग भी करता है, पैकेजिंग भी करता है, बाहर रिलीज भी करता है। तो वो मिलेनियन ग्रेनुल और थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बाहर भेजने का काम भी गोल्जी का रहता है क्योंकि पैकेजिंग और डिस्पैच का मेन काम होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का जो स्टिकीनेस है वो किसकी वजह से आता है, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या ग्लाइकोकैलिक्स। आपको बताना है कि ये इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि स्टिकीनेस जो है एक बैक्टीरिया जल्दी से किसी भी सरफेस से चिपक जाता है, तो ऐसे कौन सा फेविकोल है उस बैक्टीरिया के पास जिसकी वजह से वो चिपक रहा है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना, ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अकड़ बकड़ में वो करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दे दो मुझे। और इसका सही आंसर है ग्लाइकोकैलिक्स, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हेट्रोफैगोसोम इज, क्या होता है हेट्रोफैगोसोम? चार ऑप्शन है, ध्यान से पढ़ना। लाइसोसोम इन विच ओनली indigestible food is left. Second है formed by the fusion of primary lysosome with the degrading intracellular organelle. Next, newly pinched put vessel from Golgi apparatus which fused with endosome to become functional. And last option है formed by fusion of primary lysosome with food containing phagosome.
टाइम आपका हो चुका है स्टार्ट। आपको बताना है कि हेट्रोसोम क्या होता है, हेट्रोफैगोसोम। ठीक है, हेट्रोफैगोसोम का मतलब क्या है, ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेंड करना। क्वेश्चन के ऑप्शन बड़े हैं तो अच्छे से केयरफुली रीड करना और जल्दी से अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख दो क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। इसका सही है जो आंसर है वो है कि फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद द फूड कंटेनिंग फैगोसोम। सीधी सी बात है कि ये एक बैक्टीरियल सेल, कोई भी सेल है, मान लो WBC मान के चलते हैं, ये बैक्टीरिया है। जब एंटर करता है तो इस तरीके से एक वेसिकल के फॉर्म में उसमें वो पैक होता है, ठीक है, और उसके बाद में ये यहाँ पे फूड वैक्यूल बन जाती है। तो इसके अंदर खाना पड़ा है तो इस फूड वैक्यूल को हम क्या बोलते हैं, फैगोसोम। क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस जब आता है तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, उसका जो वैक्यूल बनती है उसको फैगोसोम बोलते हैं। और ये है हमारा प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज करेंगे इस तरीके से, तो खाने के चारों तरफ ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है वो आ जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हेट्रोफैगोसोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, दैट इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा लेमा या प्रोटोप्लाज्म। सही आंसर आप अपना जो है चैट बॉक्स में लिखो, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। लाइफ का फिजिकल बेस किसको बताया गया है। ये पॉइंट अगर नहीं लिखा हुआ तो आप अपने एनसीईआरटी में ज़रूर लिख लेना क्योंकि ये बहुत बार सिर्फ नीट में ही नहीं, अदर कंपटीशन एग्जाम्स यानी कि IAS या सोशल सर्विसेज के लिए जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म को हम क्या मान के चलते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ फॉस्फोराइलेशन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम या फिर आएगा ऑक्सीसोम। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, उसकी बेसिस पे आप बहुत आसानी से अपना करेक्ट आंसर जो है ढूंढ सकते हो। लेकिन अगर टर्म ही क्लियर नहीं है तो ऑर्गेनली पहचानना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों आपके लिए। सो आप इसका आंसर ध्यान से लिखना क्या आएगा, स्किप कर दो अगर नहीं पता तो। इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वहाँ पे ADP के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के ATP बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड SCR, DNA एंड RNA, प्रोटीन एंड लिपिड, फ्री राइबोसोम एंड RER। ठीक है, टाइम आपका हो चुका है स्टार्ट। सेल बॉडी तक क्वेश्चन लिए क्योंकि ये भी एक साइटोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सबको पता है, और न्यूरॉन हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, तो वो भी सेल है और हम साइटोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर जो एक यूनिक पॉइंट हमें देखने को मिलता है उसका क्वेश्चन कैसे स्किप हो सकता है। तो इसका सही आंसर है फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन, किसमें होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शन में, फॉस्फोलिपिड बायोसिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में, या फिर ओनली फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस के अंदर। चलो भाई, ऐसे दो क्वेश्चन आ गए। एक क्वेश्चन के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूछा गया था, जिसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस करना था। यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूछा गया है कि ये क्या काम करता है। तो ये दो काम करता है, फॉस्फोलिपिड तो बनाता है साथ में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब आते हैं, तभी तो ये लिवर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है SCR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है हमें देखना है इनकरेक्ट कौन सा है, गलत पहचानना है आपको। तो क्रोमोसोम नंबर is constant within an individual in a species in an ecosystem. Chromosome number is constant within a different species in an ecosystem. Chromosome number is constant within a different somatic cell of an organism. All of these. बड़ा ही अजीबोगरीब क्वेश्चन है, यानी कि ये वो क्वेश्चन है जिसके अंदर मुझे पता है कि 50 के 50 तो क्वेश्चन सही नहीं होंगे, है ना। तो ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई बच्चा होगा। हाँ, ऐसे बच्चे हो सकते हैं कि जितने अटेम्प्ट किए वो सही अटेम्प्ट किए, ये होने की प्रोबेबिलिटी है। बट मैं डेस्परेटली गलत होना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सही किए हैं।
एंड या फिर जो भी किए हैं वो सही किए हैं। तो इसका सही आंसर है क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है विद इन अ डिफरेंट स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। सब एक स्पीसीज का अपना क्रोमोसोम नंबर फिक्स है, ऐसा थोड़ा नहीं है कि ह्यूमन के अंदर 46 है तो मंकीज में भी 46 होगा, ऐसा नहीं होता। सब सारी जो स्पीसीज होती है बच्चों उनके अंदर सबका अलग अलग होता है, फिक्स होता है नंबर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन occurs in extra nuclear genes कहाँ होते हैं, plastid and are not inherited, plasmid and are not inherited, mitochondria and are inherited by female, mitochondria are and are inherited by मेल। आपका टाइम जो है बच्चों स्टार्ट हो चुका है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स और साइटोलॉजी तीनों का एक फ्यूजन है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, और थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, अगर जेनेटिक्स में हाथ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनहेरिटेड बाय फीमेल। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो का अंदर जो जीन्स होते हैं, क्योंकि अगर हमें अब पता है कि ये एग है, ठीक है, और स्पर्म जो है बहुत छोटा होता है तो ये न्यूक्लियस है, तो हम सबको पता है कि इसका एग और स्पर्म का एग फ्यूज होता है आपस में, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और जो जाइगोट के अंदर जब बनता है तो जाइगोट के अंदर जो है साइटोप्लाज्म जो आता है वो एग से साइटोप्लाज्म आता है, ठीक है। तो और साइटोप्लाज्म एग का होता है, एग बनता है फीमेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जीन है उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो जीन है वो है, और वो जीन जो है जाइगोट के अंदर किसके थ्रू इनहेरिटेड होते हैं, फीमेल के थ्रू। तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल सब्सटेंसेस या साइटोप्लाज्म का जो सब्सटेंस है वो एज इट इज किस में जाता है, फीटस में जाता है, जाइगोट में जाता है। क्योंकि स्पर्म का तो सिर्फ न्यूक्लियस ही इन्वॉल्व होता है, स्पर्म के अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं और वो इनहेरिटेड होते हैं फीमेल के थ्रू, क्योंकि एग का ही साइटोप्लाज्म इनहेरिटेड होता है। तो साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस जेनेटिक्स के टॉपिक में ये पॉइंट आता है। तो ये थे बच्चों हमारे 50 क्वेश्चन फ्रॉम साइटोलॉजी। जितने भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, गलत हुए हैं, सब बच्चे बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी मतलब बेईमानी के हुए बी ऑनेस्टली आप अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, लाइव चैट में नहीं लिखेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मुझे पता चले कि कितने क्वेश्चन जो है बच्चे गलत कर रहे हैं, किस रेशो में बच्चे क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो सारे बच्चे जो है अपना अपना स्कोर जो है वो अपडेट करेंगे कमेंट के अंदर, और दूसरा आपके जो क्वेश्चंस हैं इनके अंदर, तो आप ना एक काम और करना कि जब ये क्विज अभी तो आपने देखिए, एक बार और रिपीट करके देखना, और उसके अंदर जो जो क्वेश्चन नंबर आपको जो अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, उनके नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मुझे अब नेक्स्ट क्विज के लिए थोड़ा आइडिया मिले कि इस लेवल के और इस तरीके के क्वेश्चन जो है बच्चे पसंद कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अगर आप मुझे अपडेट करोगे, मुझे फीडबैक करोगे, तो मैं आने वाली जो क्विज है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना दूंगी, ताकि आप अपना लेवल बहुत आसानी से चेक कर सको। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्विज में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।